हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सार संग्रह जो स्पार्क प्रकाशन का है, जो पिछले 32 वर्षों में पूछे गए लगभग 15,000 प्रश्नों का संकलन है। और यह दोस्तों वन लाइनर सीरीज है और यह रिवाइज एडिशन है जो 2023 तक इसमें जितने भी एग्जाम हुए उसको संग्रहित किया गया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, जो 1992 से लेकर 2023 तक 220 सेट इसमें दिया हुआ है और सभी को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। और दोस्तों इसमें खंड ए और खंड बी ऐसे जी तक बना दिया गया है, ठीक है। तो इसी में हम लोग इसको आज देखेंगे। और दोस्तों इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और लगभग 50 पेज कर हम लोग इसको 2 से 3 दिन में इसको खत्म कर देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1929 ईस्वी में, लाहौर अधिवेशन में। याद रखिएगा, लाहौर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। दोस्तों इसमें से एक और क्वेश्चन पूछता है कि पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो याद रखिएगा चौधरी रहमत अली ने किया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। अगला प्रश्न है कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता था। यह लाल कुर्ती संगठन से भी जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल था प्रधानमंत्री। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक यह युद्ध चला था। अगला प्रश्न है कि सिन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो सिन नदी जो है यह पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस से होकर बहती है। अगला प्रश्न है कि गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में है। और भारत में थार मरुस्थल है। अगला प्रश्न है कि सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से सुएज नहर जोड़ती है। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य स्थित है? तो जो बिहार राज्य है यह लगभग 84 डिग्री पूर्वी से लेकर 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में बिहार फैला हुआ है। और बिहार की राजधानी पटना है। बिहार 1912 ईस्वी में बंगाल से अलग हुआ था और बिहार से 1936 में उड़ीसा अलग हुआ और 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ। और बिहार में अभी वर्तमान में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है, विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है और यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या जो है यहाँ पर 16 है राज्यसभा, और लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। क्योंकि दोस्तों ये सब याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न है कि मुंडा जनजातियां अधिकांशतः कहां बसती है? तो मुंडा जो जनजाति है यह अधिकांशतः झारखंड में बसती है। अगला प्रश्न है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है? समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान, इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी 5.5 फुट होता है। 5.5 फुट होता है। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां बनवाई थी? तो हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान जो हैदर अली का पुत्र था, इन्होंने श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनवाई थी। और श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कला की गंधार शैली किसके समय में फली फूली? जो कला की गंधार शैली है यह कुषाणों के समय में फली फूली थी। कुषाणों के समय में। और कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसस को माना जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछता है कि कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो विम कटफिसस को माना जाता है। और विम कटफिसस के शासनकाल में ही कुषाणों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैसी सरकारी योजना थी? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो थी ना, यह वयस्कों को साक्षर बनने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए यह ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए हुआ था? तो चिपको आंदोलन या वृक्षों को बचाने के लिए यह आंदोलन हुआ था, जिसमें महिलाएं वृक्ष से जाकर चिपक जाती थी जो भी उसे काटता था। तो और यह कहां से शुरू हुआ था? तो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से हुआ था। और सुंदरलाल बहुगुणा इसके हीरो माने जाते हैं, नायक माने जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। और यह कब हुआ? तो 1972-73 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि एस्पेरांटो क्या है? तो एस्पेरांटो जो है ना, यह एक आसान एवं कृत्रिम अंतरराष्ट्रीय भाषा है। यह एक आसान एवं कृत्रिम जो है ना अंतरराष्ट्रीय भाषा है एस्पेरांटो। अगला प्रश्न है कि पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था
जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिथुआनिया, पूर्व सोवियत संघ। पहले तो सोवियत संघ था, जो उसका जो विघटन 1991 ईस्वी में हो गया। पहले इसको यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दक्षिण सार्क आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह हो जाएगा क्षेत्रीय सहयोग को प्राप्त करना। और सार्क का जो स्थापना हुआ था वह बांग्लादेश के ढाका में हुआ था, लेकिन इसका मुख्यालय जो है काठमांडू में है। काठमांडू में, याद रखिएगा, काठमांडू में है, काठमांडू में। और 1985 में इसका स्थापना हुआ था, ये भी बात याद रखिएगा। इसमें सदस्य देशों की संख्या 8 है, सदस्य देशों की संख्या 8 है। और सबसे लास्ट में इसमें 2006 में अफगानिस्तान जुड़ा। अगला प्रश्न है कि इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कहां हुई? इजराइल और पीएलओ के बीच में पहली बैठक जो सीधी बैठक हुई थी यह वाशिंगटन में हुआ था, वाशिंगटन में। चलिए अगला प्रश्न है कि मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ को मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहते हैं। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नाम से जाना जाता है। और मदर टेरेसा भारत में अल्बानिया देश से होकर यहां पर आई थी, ये बात याद रखिएगा। कभी कभी पूछा था कि मदर टेरेसा का कहां से आई थी, तो अल्बानिया से आई थी मदर टेरेसा। अगला प्रश्न है कि पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? पंचशील तो हो जाएगा दो देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व बनाए रखना, यही इसका विशेषता है। अगला प्रश्न है कि बछेंद्री पाल का किस क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है? तो बछेंद्री पाल यह हो जाएंगे पर्वतारोहण है, पर्वतारोहण है। अगला प्रश्न है कि पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो पास्चुराइजेशन में दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। और पास्चुराइजेशन की जो खोज किया था लुईस पास्चर के द्वारा किया गया था, लुईस पास्चर के द्वारा किया गया था। और पास्चुराइजेशन 2 तरह से किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। एक अगला प्रश्न है कि एम्फीबिया जिसको उभयचर बोलते हैं किसको कहते हैं? तो जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले जंतुओं को उभयचर बोलते हैं, जैसे मेढक हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितना समय लेता है? तो यह हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। 8 मिनट 20 सेकंड में यह पृथ्वी पर आ जाता है। और जो सूर्य का जो चाल है वह 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। अगला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो हो जाएगा लोहा और क्रोमियम की, लोहा और क्रोमियम की। अगला प्रश्न है कि जब धातु पर तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब ऊपर से भाप गुजरती है। किस धातु पर जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, ऊपर से भाप गुजरती है, तो हो जाएगा एल्युमिनियम धातु हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक इवान पावलोवा किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? इवान पावलोवा तो हो जाएगा प्रायोगिक मनोविज्ञान में। इवान पावलोवा का संबंध प्रायोगिक मनोविज्ञान से, साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निकोलस कोपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध है? तो इनका जो प्रसिद्ध है या इनका काम किए थे कि यह बताए थे कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, न कि पृथ्वी के। जो भी ग्रह है, 8 ग्रहों की संख्या भी है, वह सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, न कि पृथ्वी का। पृथ्वी खुद सूर्य की चक्कर लगाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जय सिंह या सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन है? तेल निर्यातक देश हो जाएगा सऊदी अरब, इसका सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? तो भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत हो जाएगा प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर, कर 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। जो अभी भारत में जो जीएसटी लगा है वह एक अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर। लेकिन वहीं पर इनकम टैक्स जो कर्मचारी से वसूला जाता है वह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, ये भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? थॉमस कप तो थॉमस कप या बैडमिंटन में, और यह बैडमिंटन में पुरुषों के लिए होता है। थॉमस कप बैडमिंटन में पुरुषों के लिए होता है। वहीं पर उबेर कप जो होता है ना वो भी बैडमिंटन से समझते हैं। उबेर कप जो महिलाएं खेलती है, उबेर कप महिलाएं खेलती है, बैडमिंटन से समझते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम एशियाई खेल कहां हुआ था? तो प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में 1951 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें 11 देशों ने भाग लिया था। प्रथम स्थान जापान का आया था, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहां उपस्थित है? तो संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है ना चेकोस्लोवाकिया में है, चेकोस्लोवाकिया में है। अगला प्रश्न है कि डुरांड कप का संबंध किस खेल से है? डुरांड कप का संबंध जो है यह फुटबॉल से हो जाएगा। डुरांड कप का संबंध फुटबॉल से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लिम्बा राम ने किस खेल में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? लिम्बा राम तो हो जाएगा तीरंदाजी में, तीरंदाजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा अधिक से अधिक कितने दिन तक इसे रोक सकती है? तो हो जाएगा 14 दिन तक इसे रोक सकती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहां लाया जा सकता है? तो संविधान संशोधन दोनों में, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो वह विवाद कहां सौंपा जाता है? तो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को यह सौंपा जाता है। अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था।
अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार किनके पास है? तो याद रखिएगा, राज्यपाल के पास है, राज्यपाल के पास है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब हुआ? तो हो जाएगा 1951 ईस्वी में हुआ था, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन करके 1951 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? तो सिक्किम भारत का एक राज्य 35वें संशोधन के तहत बना था। 35वें संशोधन के तहत सिक्किम भारत का एक राज्य बना, जो सिक्किम 22वां राज्य था, याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता जो है ना 34 है, 34 है। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जाएंगे बलवंत राय मेहता, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की अनुशंसा की थी। कब? तो 1957 ईस्वी में। डेट भी याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी डेट भी पूछ देता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की अनुशंसा बलवंत राय मेहता 1957 ईस्वी में। वहीं पर द्विस्तरीय पंचायती राज की अनुशंसा अशोक मेहता के द्वारा किया गया था 20 साल बाद 1967 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। जबकि वहीं पर गुरु जी पूछ देगा, गुरु जी, तो गुरु जी के नाम से एमएस गोलवलकर को जाना जाता है, एमएस गोलवलकर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? तो यह हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले को। और गोपाल कृष्ण अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो एमजी रनाडे को, एमजी रनाडे को मानते थे, रनाडे को अपना गुरु मानते थे, एमजी रनाडे को मानते थे। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? तो पहली बार भारत आया था 1928 ईस्वी में। इसका गठन हुआ था 1927 में, लेकिन यह भारत पहुंचा 1928 में। इसको व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और इसी का विरोध भारत कर रहा था, क्योंकि इसमें 7 जो सदस्य थे जो अंग्रेज थे, कोई भारतीय नहीं था, इसलिए इसको व्हाइट कमीशन के नाम से जाना गया। और इसी का विरोध लाला लाजपत राय कर रहे थे, तो पुलिस की लाठी का शिकार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन पुस्तक किसने लिखा है? तो हो जाएगा नीरज सिंह चौधरी के द्वारा लिखा गया, नीरज सिंह चौधरी के द्वारा लिखा गया है। वहीं पर अननोन एक और ईएम फोस्टर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ईएम फोस्टर के द्वारा लिखा गया है। एक और इसको बताएंगे दोस्तों, याद आता है तो उसको बता देंगे, ईएम फोस्टर। अगला प्रश्न है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आजाद है। अबुल कलाम आजाद हैं और यह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे और यह कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी थे, जो 1940 से लेकर 1946 तक यही अध्यक्ष के पद पर रहे थे। अगला प्रश्न है कि स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी है? तो स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान जो भाषाएं हैं वह है जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। जर्मन, फ्रेंच और इटालियन, यह तीनों भाषाएं स्विट्जरलैंड में बोली जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम कमल है और कमल का वैज्ञानिक नाम मुलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन होता है, मुलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन होता है। अगला प्रश्न है कि कथकली कहाँ का नृत्य नाटिका है? तो कथकली जो है जाएगा केरल का, केरल का। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बंबई बंदरगाह हो जाएगा, बंबई बंदरगाह। अगला प्रश्न है कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच का है? तो कावेरी जल विवाद हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच में कावेरी जल विवाद है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन थे? तो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, व्योमचंद बनर्जी। अगला प्रश्न है कि वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहां भेजा गया था? तो जाएगा सेंट हेलेना में। और वाटरलू का जो युद्ध है ना, याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी पूछते हैं कि वाटरलू का युद्ध का मैदान कहां पड़ता है, कौन से देश में पड़ता है? तो जाएगा बेल्जियम में पड़ता है, बेल्जियम में पड़ता है, बेल्जियम में है, बेल्जियम में। अगला प्रश्न है कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? तो जाएगा अकबर। और अगला प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो जाएगा शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया किस समय ब्रिटेन की शासिका थी? तो महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन की शासक थी जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन का मतलब राजा रानी के शासन के अधीन लाया गया था तब। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो भारत के विभाजन की मांग 1940 में किया था, लेकिन जाकर 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। ठीक है, भारत जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, ठीक है, और पाकिस्तान आजाद हुआ 14 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई? तो जाएगा दिसंबर 1911 ईस्वी में। दिसंबर 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई। उससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, कोलकाता हुआ करती थी। अगला प्रश्न है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था?
तो हो जाएगा 1761 ईस्वी में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें मराठों की हार हो गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया। भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया, तो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतांत्रिक देश एक बन गया। अगला प्रश्न है कि संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया जाता है। तो दोस्तों यह हो जाएगा काम पाने का अधिकार, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है, ठीक है। काम पाने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं पर अगर ऑप्शन आता संपत्ति का अधिकार, तो यह भी आपका मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को की कार्यभाषाएं क्या है। तो यूनेस्को की जो कार्यभाषाएं हैं, यूनेस्को की कार्यभाषाएं हो जाएगा अंग्रेजी और फ्रेंच है, अंग्रेजी और फ्रेंच है। अगला प्रश्न है कि लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है, और डिवाइन लाइफ शिवानंद के द्वारा लिखा गया है, और डिवाइन कॉमेडी दाते के द्वारा लिखा गया है। तीनों याद रखिएगा दोस्तों, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, डिवाइन लाइफ शिवानंद और डिवाइन कॉमेडी दाते के द्वारा। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप कहां अवस्थित है। लक्षद्वीप हो जाएगा दक्षिण पश्चिम भारत में, याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम भारत में है, और कहां है तो अरब सागर में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, अरब सागर में लक्षद्वीप है, ठीक है। और इसका निर्माण मूंगा चट्टानों वगैरह से इसका हुआ है, परवाल भीति से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया। तो हो जाएगा 1877 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला वह कौन थे। तो हो जाएंगे हरगोविंद खुराना 1968 में, और एस चंद्रशेखर को विज्ञान के क्षेत्र में, हरगोविंद खुराना को जिनका संश्लेषण करने के लिए मिला था, और एस चंद्रशेखर को 1983 में ब्लैक होल सिद्धांत के लिए मिला था। ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन माने जाते हैं। तो जाएंगे होमी जहांगीर भाभा, HJ भाभा, होमी जहांगीर भाभा। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किनको जाता है। तो हो जाएगा विक्रम साराभाई को, विक्रम साराभाई को जाता है। अगला प्रश्न है कलिंग पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार यह हो जाएगा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। पहले इसको उड़ीसा सरकार में बीजू पटनायक के द्वारा इसको दिया जाता था, फिर बाद में यह कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। कब 1952 ईस्वी में इसको शुरुआत की गई, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है। तो जगह 1000 केजी होता है, 1000 केजी। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए, इसी के खोज के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 से 1922 में, उनको 21 का 22 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऐसे डेट आपको याद रखना 21, लेकिन इनको 21 का नोबेल पुरस्कार इनको 22 में मिला, और ऑफिशियल इनको 1921 में इनको मतलब कह दिया गया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए इनको मिलेगा। अगला प्रश्न है कि शीघ्र उत्पादी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर है जो किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है। तो इस प्रक्रिया का नाम है विगलन प्रक्रिया, विगलन प्रक्रिया के द्वारा बिजली पैदा करता है। और नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले एनरिको फर्मी के द्वारा बनाया गया था शिकागो में 1920